solve some numericals based on spring potential energy and conservation of energy based on spring potential energy. तो शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल से. सपोज वी हैव बॉडी हियर जिसपे जो स्प्रिंग से अटैच है, एंड सपोज इस बॉडी का मास m है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है. ये अभी नेचुरल लेंथ पे है. कहां पे है? नेचुरल लेंथ पे. एंड इट इज रिलीज्ड. यहां ये रिलीज कर दिया गया, जस्ट छोड़ दिया गया. तो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन. क्या निकालना है? मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा वो बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं. देखिए समझिएगा इसको. सपोज यहां पे अगर ये नेचुरल लेंथ है तो बहुत स्टूडेंट्स के मन में ऐसा आता है कि ये मास m है, नीचे mg होगा, किसी x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ के लिए फोर्स जो इस पे लगेगा वो kx होगा. तो जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, kx इक्वल्स टू mg हो जाएगा, वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा, वही मैक्सिमम इलोंगेशन होना चाहिए. ऐसा स्टूडेंट्स के मन में आता है और वो x का वैल्यू देते हैं mg/k. बट ये आंसर अगर पूछा जाए कि कहां इक्विलिब्रियम है उसके लिए तो सही है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है उसके लिए गलत है. मैक्सिमम इलोंगेशन यहां पे नहीं होगा. ये सपोज ये आपका नेचुरल लेंथ हुआ, यहां से आप नीचे आए, इस x जगह पे आए जहां पे kx और mg इक्वल है, लेकिन वो और नीचे आएगा. क्यों आएगा नीचे? लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए जब वो यहां पे था तो कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं एक्ट कर रहा था, केवल mg एक्ट कर रहा था. और वो mg इसको एक्सिलरेट करता है, और एक्सिलरेट करता है तो नीचे की ओर उसके पास स्पीड आता है, उसके पास वेलोसिटी आता है नीचे. अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो नीचे आता है kx mg को अपोज करने लगता है और एक्सिलरेशन कम हो जाता है, बट स्टिल एक्सिलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और यहां पे आके वो एक्सिलरेशन कम होते होते 0 होता है. यहां तक आते आते एक्सिलरेशन तो 0 हो गया, लेकिन इसके दौरान जो उसका एक्सिलरेशन हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट एक्सिलरेशन इट हैज गेन्ड सम वेलोसिटी हियर. यहां पे इसके पास अब वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी की वजह से वो रुक नहीं पाएगा, इनर्शिया की वजह से वो आगे बढ़ेगा. अब जब वो आगे बढ़ेगा तो नाउ kx विल बिकम ग्रेटर देन mg, क्योंकि यहां तक इतना kx जब आया तो kx mg के इक्वल हो गया. अब और x बढ़ेगा तो kx बढ़ जाएगा, लेकिन mg का तो वैल्यू कांस्टेंट है, सो इट विल रिमेन कांस्टेंट. इट मींस नाउ इन दिस रीजन kx बड़ा हो जाएगा और mg छोटा हो जाएगा. तो अब एक्सिलरेशन ऊपर की ओर होगा, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर है तो एक्सिलरेशन भी ऊपर होगा. और एक्सिलरेशन अगर ऊपर है तो इसका ये मतलब हुआ कि अब स्पीड डिक्रीज होना शुरू होगा, और स्पीड डिक्रीज होते होते एक ऐसा जगह आएगा जहां पे स्पीड क्या हो जाएगा? 0. और यहीं पे वो रुक जाएगा. इसके बाद वो अब ऊपर की ओर भाग जाएगा. तो मैक्सिमम एलोंगेशन यहां से ये होगा पूरा मैक्सिमम एलोंगेशन. xm ये है. अब ये xm कैसे निकालेंगे? तो यहां हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं? हम लोग देख रहे हैं यहां स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क कर रहा है. तो दोनों फोर्स जब वर्क कर रहा है तो उस केस में क्या हम लोग स्ट्रैटेजी अपनाएं, किस तरह से इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करें? समझिएगा. हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से जानते हैं k1 प्लस u1 इक्वल्स टू k2 प्लस u2. जानते हैं. अब समझिए हम लोग यहां पे काइनेटिक एनर्जी तो यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हमको ग्रेविटेशनल भी यूज करना है और स्प्रिंग भी यूज करना है. तो हम लोग सबसे पहले किसी एक लेवल को पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं. ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, और साथ ही साथ वहीं पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 अज्यूम कर लिया जाए. तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 अज्यूम कर लेते हैं तो उससे xm लेंथ नीचे, यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? -mg xm. यस और नो?
और इस जगह पे कितना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाफ के एक्सएम स्क्वायर। इस लेवल पे सोचे तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हमने जीरो अज्यूम कर लिया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोच लेते हैं। यहां पे हमने रिलीज किया था वेलोसिटी जीरो, यहां पे स्पीड बढ़ा और फिर स्पीड घटा और यहां पे आते आते स्पीड फिर जीरो। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी जीरो है और फाइनल भी जीरो है। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ग्रेविटेशनल भी और स्प्रिंग भी, और फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgxm है और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्सएम स्क्वायर। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने लगा लिया। अब इसके बाद यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, mgxm इक्वल्स टू हाफ के एक्सएम स्क्वायर, और यहां से हम लोग निकाल लेंगे mgxm, एक एक्सएम कट जाएगा और xm का वैल्यू निकल के आ जाएगा। मैक्सिमम इलॉन्गेशन है 2mg अपॉन k, ये निकल के आ जाता है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है समझिए, ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज ये स्प्रिंग है, यहां पे एक मासलेस ऐसे प्लेट लगा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। सपोज हमने एक बॉडी लिया और इस बॉडी को ऐसे थ्रो कर दिया, इसका मास m था एंड वी गिव इट इनिशियल वेलोसिटी v, इसको एक इनिशियल वेलोसिटी v दे दिया। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम compression in the spring, find maximum compression in the spring। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा वो बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये इनिशियल मान लीजिए और मैक्सिमम कंप्रेशन यहां मान लीजिए। सेकंड फाइनल, मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा उस समय वेलोसिटी तो जीरो हो ही जाना है, इसमें कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बिकॉज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो रहा है। तो हम लोग हाफ mv स्क्वायर, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्लस व्हाट इज इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है, जीरो, कोई इलॉन्गेशन कोई कॉम्प्रेशन अभी नहीं है, इसलिए इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब कॉम्प्रेशन हो जाता है, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पहुंच जाता है, उस समय काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि स्पीड जीरो हो जाएगा, और मैक्सिमम कॉम्प्रेशन को अगर x मान लिया जाए तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बस यहां से सॉल्व कर देना और x का जो वैल्यू आएगा वही मैक्सिमम कॉम्प्रेशन आ जाएगा। व्हाट विल बी दैट, x विल बी इक्वल टू v रूट अंडर m अपॉन k, ये x होगा, ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा, ये आ जाता है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ सिमिलर वन। यहां पे भी हमने एक स्प्रिंग लिया, एक प्लेट लगा लिया जो मासलेस है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और हम लोगों ने एक इस तरह का ट्रैक बनाया जो स्मूथ ट्रैक है, और एक ब्लॉक को h हाइट से रिलीज कर लिया।
सो अब ये जब रिलीज होगा तो यहां आते आते कुछ वेलोसिटी आ जाएगा और फिर उसको ये कॉम्प्रेस करेगा. अगेन वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन. फाइंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन. जब ब्लॉक ऑफ मास m को यहां से रिलीज करते हैं तो यहां से यहां तक भी कंजर्वेटिव फोर्स ही एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहां के बाद स्प्रिंग फोर्स एक्ट करने लगेगा. यहां के बाद, इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन नहीं होगा. यहां से यहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन और इसके बाद स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन. तो थ्रू आउट केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है. हाँ, बीच में नॉर्मल रिएक्शन जरूर एक्ट कर रहा है, बट दैट नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट डूइंग एनी वर्क. क्यों नहीं कर रहा है वर्क? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन इस केस में हमेशा परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के. सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो. सो ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर वर्किंग एंड हेंस वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ये पॉइंट 1 मान लेते हैं और फाइनल पॉइंट यहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन के समय मान लेते हैं. इनिशियल स्पीड यहां भी जीरो है क्योंकि रिलीज किया, और यहां भी स्पीड जीरो है क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ. सो इफ वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहां पे जो भी मैकेनिकल एनर्जी इट इज ओनली mgh. वाई? कोई और कहां ही नहीं है. काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, स्पीड जीरो है. और दूसरा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है क्योंकि स्प्रिंग अभी तो नेचुरल लेंथ पे है एट पॉइंट 1, जब ब्लॉक पॉइंट 1 पे. सो बाकी के लिए 0 0 लिख लेते हैं. जब यहां पे पहुंचेंगे, और क्योंकि इसी लेवल को हमने पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल का पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है, तभी तो h हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी mgh ले रहे हैं. तो इस लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है ½ और यहां से x निकल के आ जाएगा √2mgh/k. और यही मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है. यही क्या है? मैक्सिमम कॉम्प्रेशन. तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, ये आ गया. उसके अलावा एक और क्वेश्चन को करके देख लेते हैं इसी में साथ में ही. सपोज कि हमारे पास 2 स्प्रिंग है, मास m है, स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 ऐसा मान लेते हैं. इस ब्लॉक को अगर x हम डिस्प्लेस कर दें, यहां से x डिस्प्लेस कर दिया और रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो यहां जब आएगा तो देखिए आप ध्यान से, तो ये स्प्रिंग भी उसको धक्का देगा और ये K2 भी उसको खींचेगा. तो एज अ रिजल्ट ये एक्सिलरेट होगा. यहां का स्पीड जो होगा वो मैक्सिमम स्पीड होगा. ये कितना होगा ये हमें बताना है. तो इसको हम लोग पॉइंट 1 मान लेते हैं जहां से रिलीज कर रहे हैं, और जहां पे स्पीड निकालना है उसको पॉइंट 2 मान लेते हैं, और इन्हीं के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं. कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है. तो हम लोग इसमें कैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? पहले यहां पे जो यहां पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो लिख लेते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं है, तो उसका बक्सा एकदम हटा दीजिए. प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ½k1x² प्लस ½ k2xx². अब ये क्यों आया, कहां से आया? देखिए, एक स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है बाई x और दूसरा स्प्रिंग एलोंगेटेड है बाई x. तो स्प्रिंग एलोंगेटेड हो या कॉम्प्रेस्ड हो, दोनों ही केस में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है ½ kxx² and hence this is the total potential energy which the particle has at location 1. जब लोकेशन 2 पे आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाता है ½ mv², और दोनों ही स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ जाते हैं. तो अगर दोनों ही स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ जाएंगे तो दोनों से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा. 1/2 कैंसिल हो जाएगा, and what you have is ½mv² equals to k1 plus k2 into x², and hence v हम लोग लिख सकते हैं x times √k1 plus k2 by m.
जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझिए। क्वेश्चन है यूजिंग ग्राफ ऑफ स्प्रिंग फोर्स, using graph of spring force prove potential energy of spring, potential energy of spring, potential energy of spring using the graph of spring force। पहले स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ क्या होगा? सो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, लीनियर डिपेंडेंस है, इट इज सिंपली अ लीनियर डिपेंडेंस। सो फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ माइनस नेगेटिव स्लोप होने की वजह से स्ट्रेट लाइन होगा, बट नेगेटिव स्लोप का होगा, ऐसा होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब सपोज कि हम लोग 0 से x ले जाते हैं, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो क्या हम लोग ये एरिया निकाल सकते हैं? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वो एरिया अंडर ग्राफ होगा 0 से x, और उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस हाफ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये फोर्स का ये जो हाइट है, ये हाइट ऑफ ट्रायंगल, ये बेस ऑफ ट्रायंगल लेंगे तो ये फोर्स होगा माइनस के एक्स। तो माइनस इसलिए क्योंकि नीचे ग्राफ है, हाफ इंटू के एक्स इंटू एक्स, एक्स इसका बेस हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस एरिया से हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल लिया और वो निकल के आ जाता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर वहीं आप x1 से x2 के बीच में निकालते तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आप निकाल के देखिएगा, माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आता। और यही हम लोग को पिछले बार इंटीग्रेशन के थ्रू भी यही रिजल्ट आया था। तो इस तरह से हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल लिया, और यही वर्क डन u माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस WS के बराबर होगा, और u इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस WS, तो 2 माइनस लग जाएंगे तो प्लस हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी प्रूव कर ली है। अगर ये करते तो हम लोग डेल्टा u के इक्वल लिखते और उसके बाद फिर u2 माइनस u1 करते, u2 को u ले लेते और u1 को 0 करते। तो हमने इस ग्राफ का यूज करके पोटेंशियल एनर्जी प्रूव कर ली। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है वो ये क्वेश्चन है कि एट व्हाट पॉइंट इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। हमने लास्ट क्लास ये ग्राफ देखा था, अगर आपको याद हो, इस तरह का, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ था, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था, और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ है। तो एक ऐसा लोकेशन है, अगर आपको यहां दिख रहा है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हैं, तो वो कौन सा लोकेशन है वो हमको पता करना है। वो वहां के लिए x का वैल्यू क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू आएगा और एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये हम निकाल सकते हैं अगर हमको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मालूम हो x के टर्म्स में। तो हमने प्रूव किया था कल कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर
x के टर्म्स में किसी भी लोकेशन पे हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के स्प्रिंग को ऐसे खींच लिया और छोड़ दिया तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी लोकेशन पे हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, जहां पे x जो है वो लोकेशन को दिखा रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी लोकेशन पे हाफ के एक्स एक्स स्क्वायर होता है। तो ये जहां इक्वल हो जाएंगे वहीं पे हमारा रिक्वायर्ड x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सो बेसिकली हमने यहां पे रिलेट कर लिया, इक्वेट कर लिया काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को। क्लियर दिख रहा है? k/2 कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहां सॉल्व कर ले रहे हैं तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड हेंस x कम्स आउट टू बी प्लस माइनस a/√2। तो ये वो लोकेशंस हैं, ये यहां पे जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। एक है माइनस a/√2 और एक है प्लस a/√2। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।